नमस्कार बंधुओं, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत। आज अपन राजस्थान जिला दर्शन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अजमेर ज़िले के बारे में अध्ययन करते हैं कि अजमेर की क्या इतिहास है, अजमेर की क्या कला संस्कृति है और अजमेर की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजमेर से कि अजमेर की स्थापना के बारे में। किसके बारे में? स्थापना। तो अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी में अजय पाल के द्वारा की गई। यह बात किसने कही थी? यह बात कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कही गई। तो 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? अजय पाल द्वारा। यह बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 7वीं शताब्दी में अजय पाल के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। फिर बात करते हैं अजमेर के वास्तविक संस्थापक। तो अजमेर के वास्तविक संस्थापक है वो अजय राज माने जाते हैं। तो अजमेर के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अजय राज को। किसको माना जाता है? अजय राज को अजमेर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अजय राज ने अजमेर में 1113 में एक अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाकर अजमेर की स्थापना की थी। तो इन्होंने 1113 में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? अजमेर के अंदर। और वहीं से अपन अजमेर को जानते हैं। फिर बात करते हैं मित्रों अजमेर की राजस्थान में स्थिति के बारे में कि राजस्थान में अजमेर कौन से स्थान पर आया हुआ। तो आप देख सकते हैं मैप में अजमेर राजस्थान के सबसे केंद्र में आया हुआ। कहाँ पर आया हुआ? केंद्र में। जैसे माना कि यह अजमेर है, ये क्या है? अजमेर। तो अपन बात करते हैं अजमेर के लगने वाली जिलों की सीमाओं के बारे में। तो अजमेर है वो एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के अन्य 6 जिलों की सीमाओं को टच करता है। सबसे ऊपर अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में जिला है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। नागौर के पास में जयपुर। पूर्व में जिला है टोंक। कौन सा जिला है? टोंक। और अगर आगे बात करें तो टोंक से आगे अपना जिला आता है भीलवाड़ा। दक्षिण में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आगे है राजसमंद। और इधर है पश्चिम में पाली जिला। तो अर्थात अजमेर राजस्थान के सबसे केंद्र में होने के कारण अपन अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजस्थान में अजमेर सबसे केंद्रीय स्थिति में होने के कारण। फिर बात करते हैं अजमेर का राजस्थान में विलय। अजमेर का राजस्थान में विलय कब किया गया था? राजस्थान के एकीकरण में 7वें शरण में। कौन से शरण में? 7वें शरण में, जो कब संपन्न हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय किया गया। अर्थात तब 1 नवंबर 1956 को अजमेर है वो अपना 26वां जिला था। कौन सा जिला था? 26वां जिला अजमेर अपना था राजस्थान के एकीकरण के समय। और इसको 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। फिर आगे अपन बात करते हैं अजमेर के कुछ इतिहास के बारे में। तो अजमेर पर 1113 से किसका अधिकार हो गया? सोहानों को हो गया। और अजमेर को सर्वप्रथम सोहान साम्राज्य की जो स्थली है, सोहान साम्राज्य की राजधानी है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? अजय राज के द्वारा बनाई गई थी। तो अपन कह सकते हैं अजय राज के द्वारा अजमेर को सर्वप्रथम सोहान साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? अजय राज के द्वारा बनाई गई थी। जो सोहान है वो कहाँ के निवासी थे? सांभर के निवासी थे। सांभर कहाँ पर आया हुआ है? जयपुर। सांभर को अपन कहते हैं सफाल दक्ष। क्या कहते हैं?
सपाल दक्ष। तो सोहान है वो मूलतः सपालक सांभर के निवासी थे और यहाँ से अजय राज के द्वारा अजमेर को सर्वप्रथम सोहान साम्राज्य की राजधानी बनाई गई। फिर बात करते हैं जो ये सोहान थे, इन सोहानों ने अजमेर पर 1113 ईस्वी से 1192 तक अजमेर पर किसने शासक किया? सोहानों ने शासक किया। 1192 के बाद अजमेर पर मुहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? मुहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं अजमेर के इतिहास के बारे में कि सोहानों का अजमेर पर किस प्रकार का राज्य रहा। तो अपन बात करते हैं अजय राज के बारे में। अजमेर पर अजय राज का जो शासन काल था वह था 1113 से 1133 तक। अजमेर पर किसने शासन किया? अजय राज के द्वारा अजमेर पर शासन किया गया। ये अजमेर को इनका वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। अजमेर का वास्तविक संस्थापक अजय राज के द्वारा अजमेर में अजय मेरू नामक दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजय राज के द्वारा करवाया गया। फिर अजय राज ने अजमेर में चांदी व तांबे के सिक्के सलवाए और उन सिक्कों पर इनकी रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है। तो अजय राज के द्वारा चांदी एवं तांबे के सिक्के सलाए गए और उन सिक्कों पर किसका उल्लेख मिलता है? इनकी रानी सोमलेखा का उल्लेख मिलता है। जो ये अजय राज है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म जो शिवजी के अवतारों को मानते हैं वे शैव धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज अजय राज के पुत्र थे जिन्होंने अजमेर पर 1133 से 1153 तक अजमेर पर शासन किया। यह अजय राज के पुत्र यह अजमेर में आनाजी नाम से भी प्रसिद्ध थे। कौन से नाम से प्रसिद्ध थे? आनाजी नाम से भी यह प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा सालू के राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया गया। इनके द्वारा सालू के राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया गया तथा एक शर्त के तहत इन्होंने जयसिंह राज की पुत्री कांसन देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? कांसन देवी से विवाह। ये कांसन देवी कौन थी? जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी। लेकिन एक और सालू के राजा कुमारपाल के द्वारा अर्णोराज को हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहना का विवाह कुमारपाल के साथ में किया। तो कुमारपाल द्वारा हार का सामना किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। इसलिए अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहना का विवाह किसके साथ में किया? कुमारपाल के साथ में किया। जलहना है वो अर्णोराज की पुत्री थी। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज विजय के अनुसार अर्णोराज को तुर्कों का सबसे बड़ा संहारक माना गया है। तो अपन बात करते हैं, ये जानकारी हमें किससे मिलती है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार अर्णोराज को तुर्कों का सबसे बड़ा संहारक माना गया है। तुर्कों का संहारक किसको माना गया है? अर्णोराज को। फिर अर्णोराज ने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। कब करवाया गया? 1113 ईस्वी में बांडी नदी के किनारे।
किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवा गया। फिर बात करते हैं अर्णोराज के 3 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। अर्णोराज के अपन पुत्रों की बात करते हैं तो इनके 3 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और तीसरा पुत्र है इनका सोमेश्वर। जगदेव के द्वारा अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है। जगदेव के द्वारा अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है, इसलिए जगदेव को पितृहंता भी राजा मानते हैं। जब जगदेव राजा बनता है तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जगदेव की हत्या कर दी जाती है। जब जगदेव राजा बनता है तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इस जगदेव की हत्या कर दी जाती है और विग्रहराज चतुर्थ है वो स्वयं राजा बनते हैं। तो अपन बात करते हैं विग्रहराज के शासनकाल को अजमेर की सोहान साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। तो अपन बात करते हैं विग्रहराज के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ, यह इनका शासनकाल 1153 थे 1164 तक इनका शासनकाल रहा। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव नाम से भी जानते हैं। इनको बीसल देव या फिर कवि बांधो, कटिबंधु या फिर इनको तुरुष्कपति इत्यादि नामों से बीसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। तो आप देखिए विग्रहराज चतुर्थ का जो भी इस राज्य का शासनकाल है वो सोहान साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तो सोहान साम्राज्य का इनका शासनकाल सोहान साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 में एक अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़कर उसको 2.5 दिन के झोंपड़ में परिवर्तित कर दिया गया। तो 1153 में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला, जिसे संस्कृत कंठाभरण भी कहते हैं, तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। लेकिन इसी संस्कृत पाठशाला को 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसके द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया गया। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया गया। वास्तव में 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, जहां पर 2.5 दिन का पंजाब साहब का उर्स लगता है। क्या लगता है? पंजाब साहब का उर्स लगता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा वास्तव में एक प्रकार की मस्जिद है, जहां पर 2.5 दिन का पंजाब साहब का उर्स लगता है। फिर बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक नाटक की रचना की गई थी। वह नाटक है अपना हरिकेली नाटक। कौन सा नाटक है? अर्थात हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। फिर विग्रहराज चतुर्थ के एक और दरबारी कवि जिनका नाम है सोमदेव, इनके एक और दरबारी कवि जिनका नाम है सोमदेव, और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज नाटक की रचना की गई। तो इस सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई, और इस ललित विग्रहराज के अंदर बीसल देव और देसल देवी के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया हुआ है। और हरिकेली नाटक में अर्जुन एवं शिव का वर्णन है। अर्जुन और किसका वर्णन है? अर्जुन और शिव का वर्णन इस हरिकेली नाटक में किया गया है। और सोमदेव के द्वारा लिखित ललित विग्रहराज में बीसल देव और देसल देवी के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। एक और व्यक्ति जिन्होंने बीसल देव रासों की रचना की थी वो है नरपति नाल, अर्थात नरपति
नाल्ह के द्वारा भी बीसल देव रासों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? बीसल देव रासों की रचना की गई। और इस बीसल देव रासों में विग्रहराज चतुर्थ और रजमती के बीच, या अपन कह सकते हैं बीसल देव और रजमती के बीच प्रेम प्रसंगों का वर्णन किसमें किया गया है? बीसल देव रासों में किया गया है, जिसको किसने लिखा था? नरपति नाल्ह ने लिखा था। इसके पश्चात अर्थात विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय अर्णोराज के पुत्र राजा बनते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर शासन है वो खाली हो जाता है और उसके पश्चात सोमेश्वर राजा बनते हैं। कौन बनते हैं? सोमेश्वर। लगभग ये अजमेर में 8 वर्ष तक शासन करते हैं। कब तक शासन करते हैं? 8 वर्ष तक शासन करते हैं। और सोमेश्वर के द्वारा अजमेर में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किया गया, इसलिए सोमेश्वर को अजमेर में मूर्ति कला का जनक कहते हैं। मूर्ति कला का जनक किसको कहते हैं? अजमेर में मूर्ति कला का जनक सोमेश्वर कहते हैं, क्योंकि सोमेश्वर के समय अजमेर में सर्वाधिक मूर्ति कला का विकास हुआ और उन्होंने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया। फिर अपन अजमेर के स्वान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यह अजमेर के कब शासक बनते हैं? 1177 से 1192 तक अजमेर के शासक रहते हैं। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म अनिल पाटन गुजरात में हुआ था। इनका जन्म अनिल पाटन गुजरात में कब हुआ था? 1166 को। 1166 को। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, या इन्हें कहते हैं कलसूरी देवी भी कहते हैं। बात करते हैं, हाँ, यह पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। देखो, 11 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। 1166 में जन्म, 1177 में ये अजमेर के शासक बन गए, राजा बन गए। तो ये छोटे थे, तो इनके प्रधानमंत्री का नाम है कदमदास, या इन्हें कैमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमास भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 2 प्रकार की उपाधियां धारण की गई थी, जिसमें एक तो है राय पिथौरा, एक है राय पिथौरा, दूसरी है दल पुंगव। दूसरी उपाधि कौन सी है? दल पुंगव। दल पुंगव का अर्थ होता है विश्व विजेता, अर्थात पृथ्वीराज चौहान स्वयं को विश्व विजेता मानते थे दल पुंगव उपाधि के कारण। फिर बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सर्वप्रथम युद्ध लड़ा गया था। वो लड़ा गया था 1178 में। किसके साथ में? अपने ससुर भाई नागार्जुन के साथ में। तो 1178 में युद्ध का नाम है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध कब लड़ा गया था? 1178 में। गुड़गांव कहाँ पर आया हुआ है? हरियाणा में। कहाँ पर आया हुआ है? हरियाणा में। जो अधिकतर युद्ध लड़े गए थे वो हरियाणा में ही लड़े गए थे। तो ये किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और अपने ससुर भाई नागार्जुन के मध्य। किसके मध्य? नागार्जुन के मध्य। और नागार्जुन की इस युद्ध में होती है पराजय, हार होती है। विजय किनकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। फिर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जयचंद गेड़वाल की पुत्री संयोगिता से जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता है। फिर अगली बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जयचंद गेड़वाल की पुत्री, जयचंद गेड़वाल की पुत्री क्या नाम था? संयोगिता। और संयोगिता से जबरदस्ती विवाह करने के कारण जयचंद गेड़वाल संयोगिता से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। कौन करते हैं? पृथ्वीराज तृतीय चौहान राजा। ठीक है, तो संयोगिता से विवाह करने के कारण जयचंद गेड़वाल है वो हो जाते हैं नाराज।
वो क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं और तराइन के युद्ध में जयचंद गेडवाल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद गोरी का साथ दिया गया था। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1182 में एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध कहते हैं महोबा या फिर उसे कहते हैं तुमुल का युद्ध। क्या कहते हैं, तुमुल का युद्ध। महोबा कहाँ पर आया हुआ है, महोबा आया हुआ है एमपी में, मध्य प्रदेश में आया हुआ है। और महोबा के राजा थे उसमें परमद्दी देव। कौन थे, परमद्दी देव को परमाल भी कहते हैं, परमद्दी देव। और इधर थे पृथ्वीराज चौहान। दोनों के बीच में 1182 में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर परमद्दी देव की होती है पराजय, परमद्दी देव की क्या होती है, हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस युद्ध के बाद पंजू राय को महोबा का राजा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा, महोबा का राजा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। परमद्दी देव की हार हो जाती है। और इस युद्ध के अंदर देखिए परमद्दी देव के दो सेनापति, एक तो थे उदय और उदय के भाई थे आला। दोनों सेनापति बहुत ही ताकतवर, बहुत ही वीर थे। जब उदय की इस युद्ध में लड़ते हुए मौत हो गई, तब जब आला को पता चला कि मेरा भाई मारा गया है, तो आला इतनी तीव्र गति से पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण करता है कि वह आक्रमण करता करता पृथ्वीराज तरते तक पहुंचता है। और जैसे ही पृथ्वीराज तरते को मारने वाला होता है, तब आला के गुरु गोरखनाथ बीच में आ जाते हैं और पृथ्वीराज तरते को छोड़ने को कह देते हैं। कहने के कारण यह पृथ्वीराज को छोड़ देता है। और फिर जो आला है वह आला फिर योगी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। और ये होगी कहानी 1182 की। फिर पृथ्वीराज चौहान का 1184 में सालू के राजा भीमदेव के साथ में युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का जो कारण है वो है इस्सिनी प्रकरण। युद्ध का कारण क्या है, इस्सिनी प्रकरण। इस्सिनी कौन थी, अबू के राजा जैतर सिंह की पुत्री थी, जिनकी सगाई भीमदेव के साथ में की हुई थी। तो युद्ध का कारण है वो है इस्सिनी। और इस्सिनी की जो सगाई है वो किसके साथ में की हुई थी, भीमदेव सोलंकी राजा के साथ में। लेकिन इस इस्सिनी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपनी जबरदस्ती इसका विवाह कर दिया गया, जिसके कारण भीमदेव सोलंकी नाराज हो गया और इसने 1184 के साथ में इसके साथ में युद्ध किया। लेकिन भीमदेव सोलंकी इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से क्या हो जाता है, हार जाता है। भीमदेव सोलंकी इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। फिर आगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था, 1191 में। तराइन कहाँ पर आया हुआ, हरियाणा में। कहाँ पर आया हुआ है, हरियाणा में। किसके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, अफगानी राजा मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य किसका युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज तरते की क्या होती है, विजय होती है। मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज तरते का सेनापति था खांडे राव। पृथ्वीराज तरते का सेनापति कौन था, खांडे राव इनका सेनापति था। और ये व्यक्ति है मोहम्मद गोरी का दूत, जिसका नाम है किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क ये कौन था, ये मोहम्मद गोरी का दूत था, जो पृथ्वीराज चौहान से क्या होता है, मिलने आता है। ठीक है, तो ये होगी बात। आगे बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो तराइन का सेकंड युद्ध किनके मध्य हुआ था, वापस मोहम्मद गोरी के बीच में। तो पृथ्वीराज तरते और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध के अंदर एक परिवर्तन हो गया। सारे युद्धों के में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान
को पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी भी कई कारण, जैसे दूरदर्शिता का अभाव, मोहम्मद गोरी द्वारा की गई सल कपट के कारण ये पृथ्वीराज चौहान पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गोरी विजयी हो गए। विजयी होने के कारण मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर अफगान काबुल ले जाया गया। वहां पर दो प्रकार के देखो इसको स्रोत मिलते हैं। एक तो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य यह कहता है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था और यही कहता है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवर्धाई पृथ्वीराज तृतीय के बहुत ही परम मित्र थे। इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी और पृथ्वीराज रासो के अंदर यह कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। जैसे कि सार बा 24 गंज अष्ट अंगुल प्रमाण थे, ता ऊपर गोरी है मत सूके सुहान। इस प्रकार के शब्द सुनकर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक शब्द भेदी बाण चलाया गया था और उस बाण से इस मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर चंद्रवर्धाई और पृथ्वीराज ने आपस में तलवार को घोंपकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। तो यह दोनों इसके स्रोत है। फिर अपन बात करते हैं, अपने पास में कुछ व्यक्ति है इंपॉर्टेंट, जैसे एक है पद्मनाभ कौन थे? पद्मनाभ है वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि। किसके? पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन थे? पद्मनाभ और दरबारी कवि थे। इनके नेतृत्व में ही पृथ्वीराज ने साहित्य कला विभाग का क्या किया? गठन किया। साहित्य कला विभाग का गठन किया। किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने पद्मनाभ के नेतृत्व में ही साहित्य कला विभाग का गठन किया। दूसरी बात करते हैं, एक व्यक्ति है हरिराज। कौन है? हरिराज। ये हरिराज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के ही छोटे भाई थे, जिन्होंने तुर्कों के आक्रमण से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया था? आत्महत्या। क्यों कर ली थी? तुर्कों के आक्रमण से परेशान होकर इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। और फिर बात करते हैं अपन गोविंद राज के बारे में। गोविंद राज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, जिनके द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो मित्रों, अपन ने अजमेर के इतिहास के बारे में बात की। आगे अपन बात करते हैं अजमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। आगे बात करते हैं अजमेर के उपनाम, कि अजमेर को अपन किस किस उपनाम से भी जानते हैं। तो अजमेर को अजय मेरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय मेरू भी कहते हैं। और वैसे अजमेर का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुरा, या अजमेर को कहते हैं पृथ्वीपुर। क्या कहते हैं? पृथ्वीपुर कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, अजमेर को भारत का मक्का मदीना भी कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं? भारत का मक्का मदीना। मक्का मदीना क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मक्का मदीना है ये मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। और अगर भारत में मुस्लिम धर्म के पवित्र स्थल की बात की जाए तो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की सृष्टि है, इस कारण इसको भारत का मक्का भी कहते हैं। फिर इसको अपन राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय, क्योंकि यह राजस्थान के बीच में स्थित होने के कारण या राजस्थान की केंद्रीय स्थिति के कारण इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। फिर इसे कहते हैं अपन अजमेर को सांप्रदायिक सद्भाव का संगम। सांप्रदायिक सद्भाव का संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि अजमेर के अंदर सर्वधर्मों की स्थली है, सर्वधर्मों के पवित्र स्थल है। जैसे अगर बात की जाए हिंदुओं की तो हिंदुओं का यहाँ पर बर्मा जी का बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। अगर बात की जाए मुस्लिमों की तो मुस्लिमों का यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बड़ा धार्मिक स्थल है। और अगर बात करें अपन जैन समाज की तो जैन समाज का यहाँ पर सोनी जी की नसियाँ लाल मंदिर, यहाँ पर ये बड़ी बहुत इनका धार्मिक बड़ा स्थल है। इसलिए अजमेर को अपन कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का संगम। फिर अजमेर को अपन कहते हैं राजस्थान का नाका। राजस्थान का
नाका भी किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं पुष्कर के बारे में। पुष्कर, जिसे अपन राजस्थान का प्रयागराज भी कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। पुष्कर को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार, या इसको राजस्थान का प्रयागराज भी कहते हैं। या अपन पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, ये इतने पुष्कर के उपनाम हैं। पुष्कर झील जो अजमेर से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर बनी हुई है, पहाड़ों के बीच में, बहुत ही विहंगम दृश्य है, शानदार दृश्य है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्थियां यहीं पर विसर्जित की गई थी। फिर आगे बात करते हैं, पुष्कर में बहुत सारे यहाँ पर मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण है, जिसमें ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से क्या होती है, पूजा होती है। दूसरा है वराह मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, और उसके बाद में गायत्री मंदिर, और रंगनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। रंगनाथ जी के मंदिर में लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला लगता है। तो पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला, इस रंगीन मेले का आयोजन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं, यहाँ के सैलानी भी आते हैं। और इस मेले में ऊँटों या फिर पशुओं का भी क्रय विक्रय किया जाता है। बहुत ही बड़ा मेला है राजस्थान का, जो कब आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा का इसका आयोजन किया जाता है। मिनी पुष्कर कहते हैं धानेश्वर अजमेर को, मिनी पुष्कर कहते हैं धानेश्वर अजमेर। धानेश्वर को अपन क्या कहते हैं, मिनी पुष्कर, और ये कहाँ पर आया हुआ है, अजमेर में आया हुआ है। तो ये होगी पुष्कर की बात। आगे बात करते हैं अपन अजमेर का परिवहन कोड। तो अजमेर का परिवहन कोड है RJ1। RJ1 किसका परिवहन कोड है, अजमेर का। अगर बात की जाए अजमेर का शुभंकर, तो अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। कौन है, खरमोर। ये एक प्रकार का वन्य जीव है, जिसको वर्तमान में रेड डाटा पुस्तक में, रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है। इस पुस्तक के अंदर उसी वन्य जीव को सम्मिलित किया जाता है जिसकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर होती है। तो इसको भी रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है। आगे अपन बात करते हैं, अजमेर के अंदर 2 किले हैं, एक तो तारागढ़ है, दूसरा है मैगजीन का किला। तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, अजय राज के द्वारा करवाया गया। अपन तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गढ़बीठली भी इस दुर्ग को कहते हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर। अब जिब्राल्टर क्या है, यह कहा था विश्व हेबर ने। किसने कहा था, यह बात कही थी विश्व हेबर ने। ध्यान दीजिए मित्रों, यह जिब्राल्टर क्या है, ये एक प्रकार की जल संधि है जो यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार यह दुर्ग भी दिल्ली से सोहानों को जोड़ने का कार्य करता था, इसलिए इनको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। फिर बात करते हैं, इस दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों रखा गया। ताराबाई,
मेवाड़ के राजा सांगा के भाई पृथ्वीराज की पत्नी कौन थी? सांगा के भाई पृथ्वीराज, जिसको अपन कहते हैं उड़ना राजकुमार, इनकी कौन थी? ये पत्नी थी। और यह पत्नी कुछ समय के लिए इस दुर्ग के अंदर रही थी और पृथ्वीराज के द्वारा इस दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य भी करवाया गया, इसलिए इस दुर्ग को अपन क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में रूठी रानी का महल है, रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। एक तारागढ़ दुर्ग और है, वो बूंदी में बना हुआ है। तो आगे अपन बात करते हैं मैगजीन का किला। दूसरा किला है वो है मैगजीन का किला। ध्यान दीजिए, इस मैगजीन का किला, इस किले को अपन अकबर का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का किला। इस किले को अपन क्या कहते हैं? अकबर का किला भी कहते हैं, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया था? 1570 से 72 के समय के बीच में इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको अपन अकबर का किला भी कहते हैं। वैसे इस मैगजीन शब्द का ही अर्थ होता है शस्त्रागार। क्या अर्थ होता है? शस्त्रागार, अर्थात वह स्थान जहाँ पर अस्त्र शस्त्र को रखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह मैगजीन का किला एकमात्र राजस्थान का ऐसा किला है जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति पर किया गया है। तो इसका निर्माण वो है मुस्लिम पद्धति पर किया गया है। फिर बात करते हैं जो मैगजीन का किला है, अकबर के किले में, हाँ, अकबर के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई गई थी वो इसी किले में बनाई गई थी। महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन से दुर्ग में बनाई गई थी? तो वो था अकबर का किला। फिर बात करते हैं इस किले में ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत जो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग के अंदर हुई थी। अर्थात अपन कह सकते हैं ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? सर टॉमस रो। काफी इंपॉर्टेंट है। सर टॉमस रो की मुलाकात 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से इसी दुर्ग में हुई थी। तो ये बात होगी अपने मैगजीन किला के बारे में। आगे अपन बात करते हैं सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियों के बारे में। सोनी जी की नसियां, सोनी जी की नसिया क्या है? अजमेर में निर्मित करौली के लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे अपन लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? लाल मंदिर। करौली के लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? लाल मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर जैन समाज का स्थापत्य कला का भी केंद्र है और यहाँ पर जैन समाज के आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है और इसे अपन लाल मंदिर भी कहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यह भी कहाँ पर है? अजमेर में है। इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो है इल्तुतमिश के द्वारा इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था और यह अजमेर में मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं बारहदरी के बारे में कि बारहदरी क्या है। तो अपन कह सकते हैं शाहजहां द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील के किनारे महल। शाहजहां द्वारा निर्मित महल। ये महल कहाँ बनाए थे? अन्ना सागर झील के किनारे
कहते हैं। यहाँ पर 12 दरवाजे या फिर 12 खंभों के कारण से 12 दरी भी कहते हैं। फिर जो ये सोने जी की नसियाँ हैं, इसका निर्माण 1865 में मूलचंद सोनी द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? मूलचंद सोनी के द्वारा इसका निर्माण 1865 में करवाया गया था। आगे अपन बात करते हैं बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी के बारे में कि बादशाह की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर में। और यह सवारी होली के दूसरे दिन अर्थात 76 कृष्णा दूज को ये सवारी निकाली जाती है। और बादशाह की सवारी है वो टोडरमल का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक बार इतना खुश हुए कि एक दिन इन्होंने टोडरमल को बादशाह सौंप दी और टोडरमल खुशी के कारण हाथी पर सवार होकर लोगों के बीच में गए और वहाँ पर उन्होंने वो सवारी है वो फेमस हो गई थी, तो इसलिए कहते हैं बादशाह की सवारी। कहाँ पर निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर में। बादशाह टोडरमल का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? टोडरमल, जो अकबर के नॉर्थ नौ में से शामिल थे, टोडरमल का प्रतीक है। यह बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है? होली के दूसरे दिन 76 कृष्णा दूज को इस सवारी का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो वर्तमान में जो सवारी निकाली जाती है, यहाँ पर बहुत ही अधिक गुलाल उड़ाया जाता है, लाल रंग का गुलाल उड़ाया जाता है। ब्यावर के संस्थापक माने जाते हैं कर्नल डिक्सन। कौन माने जाते हैं? कर्नल डिक्सन माने जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं बणी ठनी के बारे में, जो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। बणी ठनी, वैसे बणी ठनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सज धज कर। तो ये जो बणी ठनी है वो किशनगढ़ चित्र शैली का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र। ध्यान दीजिए मित्रों, किशनगढ़ के एक राजा थे सावंत सिंह। किशनगढ़ के एक राजा थे सावंत सिंह, और सावंत सिंह है वो एक रसिक प्रिया इनकी दासी थी। इस रसिक प्रिया से बहुत ही अधिक क्या करते थे? प्रेम करते थे। और प्रेम के कारण सावंत सिंह है वो रसिक प्रिया पर कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। और प्रत्येक कविता के नीचे अपना नाम नागरी दास लिखते। कौन सा नाम लिखते? नागरी दास लिखते। और जो सावंत सिंह है वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, और वैष्णव धर्म को मानने के कारण ये स्वयं को कृष्ण मानते थे। क्या मानते? स्वयं को कृष्ण, और रसिक प्रिया को राधा मानते। जो सावंत सिंह जो चित्र था वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? वो चित्र बनाया गया था निहाल चंद के द्वारा। यह एक सावंत सिंह का प्रसिद्ध चित्रकार था, और इस चित्रकार के द्वारा रसिक प्रिया का एक बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया गया था। और जब एरिक डिक्सन ने इस चित्र को देखा तो उन्होंने इस चित्र की तुलना मोनालिसा से की। मोनालिसा देखी, मोनालिसा विश्व का सबसे सुंदर चित्र है, और जिस चित्र को बनाया था इटली के एक चित्रकार थे जिसका नाम था लियोनार्ड द विंची। लियोनार्ड द विंची के द्वारा बनाया गया चित्र था, और एरिक डिक्सन ने इस डायग्राम की मोनालिसा से तुलना कर दी और इसे भारत की मोनालिसा कहा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा इस बणी ठनी को, या ऐसे अपन राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। भारत सरकार ने भी इस बणी ठनी पर 1973 को डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने बणी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो वो अपना है 1973 पर। फिर बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय पर। निम्बार्क संप्रदाय, यह संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, और इसके जो प्रवर्तक है वो है निम्बार्काचार्य। प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। फिर अपन बात करते हैं मसूदा अजमेर। एक ग्राम है छोटा सा मसूदा, जिसे राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव माना गया है।
तो राजस्थान का पूर्ण साक्षर गांव माना गया है। फिर बात करते हैं द कृष्ण मिल। द कृष्ण मिल, द कृष्ण मिल ये क्या है? एक सूती वस्त्र की मिल है जो राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल स्थापित की गई, जिसकी स्थापना 1899 में अजमेर में, ब्यावर अजमेर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ब्यावर अजमेर में की गई थी। और ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है जिसकी स्थापना ब्यावर अजमेर में 1899 में की गई थी। फिर बात करते हैं एक मेला है क्लफ वृक्ष मेला। क्लफ वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? मांगलियावास अजमेर। मांगलियावास अजमेर बहुत ही फेमस मेला है। कहते हैं जो ये कलफ वृक्ष है यह समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से यह कलफ वृक्ष भी एक रत्न था। और यह रत्न कहाँ पर है? अब मांगलियावास अजमेर में। यहाँ पर हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन होता है। इस मेले में महिलाएं व्रत रखकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कोड़ामार होली। कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाय अजमेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाय अजमेर। आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि कोड़े को भिगो भिगो कर मारो, कोड़े को भिगो भिगो कर मारना। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। एक है देवर भाभी की होली। देवर भाभी होली यह कहाँ प्रसिद्ध है? यह है ब्यावर अजमेर की, यह ब्यावर की प्रसिद्ध है। और एक अपने एक और होली है पत्थरमार होली। पत्थरमार होली, यह होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजमेर में सर्वाधिक मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है, अर्थात अजमेर में सर्वाधिक मुर्गी पालन का कार्य कहाँ पर किया जाता है? अजमेर में। इसलिए अजमेर को अपन अंडों की टोकरी कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी। इसलिए अजमेर में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापना अजमेर में की गई है। तो राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान स्थापना कहाँ पर की गई है? अजमेर के अंदर, जिसका संबंध किससे है? मुर्गी पालन से है। एक है फूलों की टोकरी। फूलों की टोकरी अपन कहते हैं पुष्कर को। किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई थी। लेकिन 1961 के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित 1961 में। फिर अपन बात करते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम की स्थापना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम की स्थापना, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यह पूरे भारत में बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट की बात की जाए तो भारत में सीबीएसई बोर्ड के बाद इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सर्वाधिक स्टूडेंट है इसके अंदर। फिर बात करते हैं अपन आरपीएससी के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना अजमेर में कब की गई थी? 20 अगस्त
49 को इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी। आरपीएससी का कार्य है राजस्थान में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाना, जैसे आरएस है, आरपीएस है, आरटीएस है एवं अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय वो अपने अजमेर के अंदर स्थित है, लेकिन इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर में, लेकिन इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। एनसीईआरटी क्या करता है? संपूर्ण भारत में शिक्षा नीतियों पर जो भी कार्य होता है, जो भी शिक्षा की नीतियां होती है, उस पर कार्य कौन करता है? एनसीईआरटी कार्य करता है। फिर अपन बात करते हैं अपने राजस्थान में एक नृत्य प्रसिद्ध है, सरी नृत्य। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? सरी नृत्य। इस सरी नृत्य का आयोजन है वो गुर्जर एवं सैनी समुदाय की महिलाएं इस नृत्य को करती है। गुर्जर एवं सैनी समुदाय की स्त्रियां इस नृत्य को करती है और ये नृत्य पूरे भारत में फेमस है, लेकिन अधिक प्रचलन में किशनगढ़ अजमेर का अधिक प्रचलित है। किशनगढ़ अजमेर का ये नृत्य बहुत ही फेमस है। इस नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है, प्रमुख नृत्यांगना वो है फल्गुबाई। कौन है? इस सरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। इस नृत्य के अंदर एक सिर के ऊपर बड़ा सा बर्तन या मटका रखे, उस मटके में दीपक जलाकर इस नृत्य को किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी कहाँ पर आई हुई है? पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर आई हुई है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी या पुरानी डेयरी कौन सी है? अपनी पद्मा डेयरी है। फिर विद्यार्थियों एक बात करते हैं लूनी नदी। एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रेणी अजमेर के अंदर नाग पहाड़ी, अजमेर की नाग पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से इस लूनी नदी का उद्गम होता है। यह नदी वर्षाती नदी है, बारहमासी नदी नहीं है। वर्षात होने पर यह नदी का रूप धारण करती है। यह नदी अजमेर से निकलकर नागौर में प्रवेश करती है। कहाँ पर जाती है? नागौर में। नागौर से ये नदी जाती है जोधपुर, जोधपुर से जाती है पाली, पाली से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर, पाली बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर से चली जाती है कच्छ भुज गुजरात में। जालोर से यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ भुज में जाके, कच्छ भुज के रण में जाके ये नदी समाप्त हो जाती है। अर्थात जो अपनी लूनी नदी है ये राजस्थान के सहज जलों में इसका बहाव क्षेत्र है और इसकी काफ़ी सारी सूखड़ी जवाई, इसकी काफ़ी सारी जो सहायक नदियाँ भी है। तो मित्रों आज अपन ने अजमेर ज़िले के बारे में अध्ययन किया कि अजमेर का क्या इतिहास है, क्या अजमेर की कला संस्कृति है और अजमेर की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आगे अपन मिलते हैं एक और नए ज़िले के साथ में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।